नमस्कार दोस्तों। क्या हमने कभी सोचा है कि कैसे कुछ बेहद होशियार और चालाक दिमाग वाले लोग सीधे साधे इंसानों का बड़ी आसानी से फायदा उठा ले जाते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े कड़वे सच पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम समाज में सुनते हैं कि सीधापन एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि यही गुण किसी के लिए गले की फांस बन जाए? चलिए, आज हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और चालों को डिकोड करते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा अच्छा होना, मदद करने वाला होना सच में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? मतलब जो इंसान हमेशा दूसरों पर भरोसा करता है, क्या वो शोषण के प्रति कुछ ज्यादा ही वल्नरेबल हो जाता है? बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जो गुण हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं, वही गुण कुछ स्वार्थी लोगों की नजर में एक ओपन इनविटेशन बन जाते हैं। सीधे लोगों का फायदा उठाना महज एक चांस नहीं है, बल्कि ये ऐसे होशियार लोगों की एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 पर। अच्छाई या सबसे बड़ी कमजोरी, भरोसे का जोखिम। यहां हमें यह समझना होगा कि कैसे मैनिपुलेट करने वाले लोग इस सीधेपन को आपकी खूबी नहीं, बल्कि एक ऐसा कमजोर पॉइंट मानते हैं जिस पर बहुत आसानी से निशाना साधा जा सके। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पर। सेक्शन 2, भरोसे का पहला कदम, जाल बिछाना। ये एक्सप्लॉयटेशन या फायदा उठाने की शुरुआत अचानक से नहीं होती, बल्कि ये इतनी सफाई से होती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि कोई जाल बिछाया जा रहा है। अब देखिए, सच्ची तारीफ और फायदा उठाने के लिए की गई झूठी तारीफ में बहुत ही बारीक, एकदम धागे भर का अंतर होता है। होता क्या है कि ये चालाक लोग सबसे पहले सामने वाले को चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, मतलब बेमतलब की और हद से ज्यादा तारीफ। सच्ची तारीफ तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना? लेकिन ये लोग इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा वाहवाही करना, यह दरअसल एक साइकोलॉजिकल पुल बनाने की चालाकी होती है। एक बार ये बिना मांगा हुआ भरोसा कायम हो गया तो बस वो सही मौके का इंतजार करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। अब आता है सेक्शन 3, भावनाओं और एहसानों का जाल, उलझन को और गहरा करना। एक बार जब शुरुआती भरोसा बन जाता है तो ये खेल और भी पेचीदा और गहरा हो जाता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अगर तुम अपने हो तो मना कैसे कर सकते हो? उफ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है। ये एक बहुत ही तगड़ी प्रेशर टैक्टिक है। जब कोई इस तरह की बात बोलता है तो एक सीधे साधे इंसान के लिए ना कहना सच में नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि यहां ना कहने का मतलब सिर्फ किसी काम को टालना नहीं रह जाता, बल्कि ऐसा लगने लगता है जैसे हम कोई रिश्ता तोड़ रहे हैं या खुद को स्वार्थी साबित कर रहे हैं। और यहीं पर अच्छे लोग अक्सर घुटने टेक देते हैं। ये पूरा गेम समय के साथ 3 स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले एक बहुत ही छोटी सी मदद मांगी जाएगी, इतनी छोटी कि कोई भी आसानी से हां कर दे। लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां ये एहसान बार बार मांगे जाने लगते हैं। और फिर आखिरी स्टेप, अचानक से बिना किसी को एहसास हुए वो काम उस सीधे इंसान की परमानेंट जिम्मेदारी बन जाता है। मतलब एक साधारण सी हेल्प धीरे धीरे और एकदम खामोशी से एक बोझ में बदल जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सब इतनी धीमी रफ्तार से होता है कि हमें समय रहते इसका एहसास तक नहीं होता। चलिए अब इसके सबसे खतरनाक हिस्से को देखते हैं। सेक्शन 4, गिल्ट और झूठे वादे, जाल को पूरी तरह से बंद करना। ये वो पॉइंट है जहां इंसान पूरी तरह से फंस जाता है और यहां से बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। यहां इस्तेमाल होता है सबसे धारदार हथियार, गिल्ट यानी अपराध बोध। मान लीजिए कि कोई इंसान मदद करते करते एकदम पक चुका है और आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक दिन ना बोल देता है। अब क्या होगा? वो चालाक व्यक्ति सिचुएशन को इतनी सफाई से घुमाएगा कि सारा का सारा दोष ना कहने वाले पर ही आ जाएगा। वो ऐसा फील करवाएंगे जैसे मदद ना करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया गया हो या कोई धोखा दे दिया हो। और फिर वही सीधा इंसान सोचने लगता है कि शायद यार मैं ही गलत हूं, और वो वापस उसी जाल में उलझ जाता है। और इसके साथ आता है एक क्लासिक डायलॉग, अगली बार मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। यकीन मानिए ये वो दिन है जो कैलेंडर में कभी आता ही नहीं। झूठे वादे करना इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक होता है। ये झूठा वादा सामने वाले को एक इल्यूजन में, एक भ्रम में फंसाए रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के सामने गाजर लटका दी जाए ताकि वो बस बिना थके काम करता रहे। ये उम्मीद हमेशा जिंदा रखी जाती है कि कभी तो इस अच्छाई का सिला मिलेगा, जो कि असल में सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। तो फिर क्या किया जाए? अब बात करते हैं आखिरी भाग, सेक्शन 5 की, खुद को कैसे बचाएं, इस चक्र को तोड़ना।
क्योंकि किसी भी एनालिसिस का असली मकसद सिर्फ प्रॉब्लम को समझना नहीं है, बल्कि खुद को एम्पावर करना और उसका सॉल्यूशन निकालना भी है। देखिए, यहां एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन समझना होगा। अच्छा इंसान होना हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, इसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। लेकिन बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेना, जिसे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं, वो हमारी सबसे खतरनाक कमजोरी है। अपनी अच्छाई को बिल्कुल बरकरार रखना है, लेकिन भैया आंखें भी खुली रखनी है, क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं हैं तो यही अच्छाई होशियार और चालाक लोगों के लिए एक फ्री पास बन जाती है। खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिन्हें अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहला, ना कहना सीखें। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, ये बस अपनी एनर्जी और अपना टाइम बचाने का एक तरीका है। दूसरा काम, अपनी बाउंड्रीज एकदम फिक्स करें। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई इंसान किसी दूसरे के लिए किस हद तक जा सकता है। और तीसरा, उन लोगों को पहचानें जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और उनसे शांति से दूरी बना लें। इन बातों को कभी भी अपना स्वार्थ या रूडनेस मत समझिए, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी शील्ड्स हैं। अब जब हम इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिरी में हैं, तो मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या एक अच्छे दिल की रक्षा करने के लिए हमारी पर्सनल बाउंड्रीज काफी मजबूत हैं? सच तो यह है कि एक अच्छे स्वभाव को बचाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारों की नहीं, बल्कि बहुत ही स्पष्ट बाउंड्रीज की जरूरत होती है। जो वाकई हमारी इज्जत करते हैं वो इन बाउंड्रीज को समझेंगे, और जो इन्हें तोड़ने की कोशिश करें, समझ जाइए कि उन्हीं से दूरी बनाना सबसे जरूरी है। इस जानकारी को बस यहीं तक मत रहने दीजिएगा, इसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। याद रखिए, अवेयरनेस और सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है।